छंटनी एवं जबरन छुट्टी में अंतर क्या होता है? डिस्टिंक्शन बिटवीन रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ। ये होता क्या है? छंटनी एवं व जबरी छुट्टी में निम्नलिखित अंतर यह होता है। पहला, छंटनी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत श्रमिक व नियोक्ता के संबंध कार्य की निरंतरता समाप्त होने से समाप्त हो जाते हैं और श्रमिक दूसरे स्थान पर काम कर सकता है, जबकि जबरी छुट्टी में श्रमिक व नियोजक के संबंध बने रहते हैं। और दूसरा यह, छंटनी के लिए सुनिश्चित आधार व सिद्धांत लास्ट कम फर्स्ट गो का प्रयोग होता है, जबकि जबरी छुट्टी के लिए इस प्रकार का सिद्धांत प्रयोग नहीं आता है। तीसरा, छंटनी के प्रयोग की प्रत्येक दशा में प्रतिकार देय होता है, जबकि कुछ दशाओं में जबरी छुट्टी के अंतर्गत प्रतिकार देय नहीं होता है। चौथा, बदली श्रमिक काम पर से लौटाए जाने के प्रतिकर के अधिकारी नहीं होते, जबकि छंटनी के लिए यह बात लागू नहीं होती है। क्या 5वें में यह भी कहा जा सकता है कि प्रतिकार की देयता के संबंध में छंटनी व जबरी छुट्टी में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जबरी छुट्टी की दशा में प्रतिकार की दर मूल वेतन, महंगाई भत्ते सहित का 50% है, लेकिन छंटनी के लिए यह 16 दिन का औसत वेतन माना जाता है। ये प्रश्न 4 में यह भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित छंटनी का विवेचन कीजिए। छंटनी के पहले कौन कौन सी शर्तों का अनुपालन आवश्यक है? इसमें इंग्लिश में यह कहा जा सकता है कि एग्जामाइन रिट्रेंचमेंट एज डिफाइंड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड बिफोर रिट्रेंचमेंट। ये होता क्या है? छंटनी की परिभाषा इसमें दी गई है। डेफिनेशन ऑफ रिट्रेंचमेंट, साधारण अर्थ में श्रमिकों को कम काम से हटाना छंटनी माना जाता है, जबकि किसी भी वैधानिक उससे यह देखा जा सकता है कि आधार पर नियोजकों श्रमिकों की सेवा को से हटाता है तो उसे छंटनी कहा जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 के अनुसार छंटनी के आशय अनुशासन संबंधी दंड और अतिरिक्त किसी भी कारण से उद्योग में नियोक्ता द्वारा किसी श्रमिक को सेवा से हटाना अथवा निष्कासित करना है। छंटनी एक प्रक्रिया है जिससे अंतर्गत किसी श्रमिक को अधिक या अतिरिक्त श्रमिक के रूप में स्वीकार कर उसे सेवा से हटा दिया जाता है, परंतु निम्नलिखित दशाओं में सेवा से मुक्त करना या हटाना छंटनी नहीं माना जाएगा। ये श्रमिक की स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करना। दूसरा, श्रमिक का वृद्धावकाश के समय एज ऑफ सुपरएन्युएशन पर सेवा से मुक्त होना। श्रमिक का लगातार अस्वस्थ होना। आनंद बिहारी बनाम राजस्थान परिवहन निगम 1944 ILLJ 243 के मामले में SC ने अभिनिर्धारित किया कि लगातार अस्वस्थ रहने के कारण सेवा मुक्त की छंटनी नहीं मानी जाएगी। चौथा, दंड स्वरूप सेवा मुक्ति करना। पांचवा, व्यापार बंद हो जाने के कारण कार्य मुक्ति। छठवां, अवैध हड़ताल पर गए श्रमिकों को वापस आने पर कार्य पर नहीं लेना। गंगाधर पिल्लई बनाम सीमेंस लिमिटेड 2007 एक SCC 533 के निर्णयानुसार यदि काम की प्रकृति के आधार पर संविदा की शर्त तय है तो नियत समय बीत जाने पर सेवा समाप्ति के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह विद्वेष से प्रेरित था। छंटनी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, श्रमिकों की नियुक्ति आवश्यकता से अधिक होने पर। दूसरा, कच्चे माल की कमी होने पर। तीसरा, अनावश्यक विभागों की समय समाप्ति पर। चौथा, निरंतर संस्थान को हानि होने पर। पांचवा, प्रयोग में आने वाले माल के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने पर। छठा, विवेकी कारण के परिणाम स्वरूप। सातवां, जबरी छुट्टी के श्रमिकों की 45 दिन बाद छंटनी करना।
छंटनी के लिए पूर्ववर्ती शर्तें, कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट। ये होता क्या है? धारा 25(4) या यथास्थित धारा 25(ढ) धारा 25(f) कामगार की सेवा से छंटनी की शर्तों का वर्णन करती है के अनुसार जहाँ किसी उद्योग में नियुक्त कोई कामगार जो किसी मालिक की सेवा में कम से कम 1 वर्ष तक रहा है, उस स्वामी द्वारा छांटा न जाएगा जब तक कि कामगार को ऐसा 1 मास या यथास्थिति 3 मास की लिखित सूचना छंटनी के कारणों को देखते हुए नहीं दी जाएगी या नहीं दी गई है और सूचना में दी गई अवधि समाप्त नहीं हो गई है, अथवा ऐसी सूचना जिसको नोटिस कहा जाता है के बदले में कामगार की सूचना की अवधि काल तक की मजदूरी का भुगतान नहीं कर दिया गया है, किंतु ऐसी सूचना आवश्यक न होगी यदि छंटनी किसी करार के अंतर्गत तो छंटनी की एक तिथि निर्धारित करता है, लेकिन वहाँ नोटिस देना आवश्यक है। जब सेवा के समाप्त नोटिस पीरियड में होती है, नोटिस के एवज में मजदूरी का भुगतान न करना छंटनी को अवैध बना देगा। इसी आशय का विनिश्चय बम्बई राज्य बनाम हॉस्पिटल मजदूर सभा में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया। 1976 के संशोधन के पश्चात अब वह प्रावधान है कि जहां 500 या उससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं, वहां 3 महीने की नोटिस या उससे एवज में 3 माह की मजदूरी देना आवश्यक होगा। दूसरा, छंटनी के अवसर पर कामगार की क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है तो जो वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए या उसके किसी भाग के लिए जो 6 मास से अधिक होगी 15 दिन की औसत वेतन एवरेज पे जिसको कहा जाता है के बराबर होगी। तथा तीसरा, उचित सरकार को निर्धारित रीति से सूचना नहीं दी गई है। चौथा, धारा 25(ड) के अनुसार छंटनी की सूचना सरकार को दिया जाना आदेशात्मक प्रावधान है। प्रत्येक नियोजन जो अपने स्थापन के कर्मचारियों में से कुछ की छंटनी करना चाहता है, समूची सरकार को तत्संबंधित नोटिस प्रेषित करेगा। लाल मोहम्मद और अन्य बनाम इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निर्णयानुसार नोटिस देना आवश्यक है। औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1976 के आरंभ होने से धारा 25(f) की उपधारा ए के अंतर्गत किसी कर्मकार की छंटनी नहीं हो सकेगी, परंतु उपर्युक्त अधिनियम के आरंभ होने के 15 दिन के अंदर उचित सरकार या उपधारा 2 में दिए गए अधिकारी की छंटनी के लिए भी आज्ञा लेने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। यदि आज्ञा प्रदान करने या अस्वीकृत करने की सूचना नियोजक को प्रार्थना पत्र के दिए जाने की तिथि से 2 माह की अवधि के अंदर नहीं दी जाती है तो यह समझा जाएगा कि आज्ञा प्राप्त हो गई है। उपर्युक्त रीति को न अपनाने पर कामगार सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होगा। मोहनलाल बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1981 एक LLJ 70 सुको के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उक्त स्थिति में कर्मकार की सेवा निरंतरित मानी जाएगी और वह भी प्रशासनिक लाभों का हकदार है। तो छंटनी और जबरन छुट्टी में अंतर क्या होता है? डिस्टिंक्शन बिटवीन रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ। यह होता क्या है? छंटनी व जबरन छुट्टी में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार से है, जो कि पहला, छंटनी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत श्रमिक व नियोक्ता के संबंध में कार्य के निरंतरता समाप्त होने से समाप्त हो जाते हैं। श्रमिक दूसरे स्थान पर काम कर सकता है, जबकि जबरी छुट्टी में श्रमिक व नियोजन के संबंध बने रहते हैं। ठीक है। दूसरा, छंटनी के लिए सुनिश्चित आधार व सिद्धांत लास्ट कम फर्स्ट गो का प्रयोग होता है, जबकि जबरी छुट्टी के लिए इस प्रकार का सिद्धांत प्रयोग में नहीं आता है। तीसरा में यह है कि छंटनी की प्रत्येक दशा में प्रतिकार देय होता है, जबकि कुछ दशाओं में जबरी छुट्टी के अंतर्गत प्रतिकार देय नहीं होता है। चौथा, बदली श्रमिक काम पर से लौटाए जाने पर प्रतिकार के अधिकारी नहीं होते हैं, जबकि छंटनी के लिए यह बात लागू नहीं होती। पांचवा, प्रतिकार की देयता के संबंध में भी छंटनी व जबरी छुट्टी के में महत्वपूर्ण अंतर है। जबरी छुट्टी की दशा में प्रतिकार की
दर मूल वेतन, महंगाई भत्ते सहित का 50% है, लेकिन छंटनी के लिए यह 16 दिन का औसत वेतन माना जाता है। ठीक है। एक प्रश्न और भी बनता है जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत समझौता कराने वाले कौन कौन से प्राधिकारी हैं। औद्योगिक विवादों के समझौता कराने में किसी एक प्राधिकारी की भूमिका समझाइए, क्योंकि इंग्लिश में कहा जा सकता है। इसका ये प्रश्न बनता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द कंसिलेटरी अथॉरिटीज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी वन ऑफ देम इन सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इसे हम किस तरह इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि समझौता कराने वाले प्राधिकारी होते कौन हैं, पहले तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सिलेटरी अथॉरिटीज़ होती कौन सी हैं। देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत का प्रमुख लक्ष्य औद्योगिक विवादों की जांच तथा उसका निपटारा करना है। इसके लिए प्रारंभिक रूप से कार्य समिति, समझौता अधिकारी, समझौता बोर्ड तथा जांच न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। दूसरे ओर यह भी कहा गया है कि इसके लिए प्रारंभिक रूप से कार्य समिति, समझौता कराना, समझौता बोर्ड, न्यायालय की स्थापना प्रावधान रखा गया है। दूसरे स्तर पर विवादों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, औद्योगिकरण न्यायाधिकरण, श्रम न्यायालय तथा पंच निर्णय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर विवाद के कारणों की जांच की जाती है तथा दूसरे स्तर पर न्याय किया जाता है। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए निम्नलिखित तंत्र इस प्रकार से हैं। पहला, कार्य समितियां, वर्क कमेटी जिसे हम कहते हैं। दूसरा, समझौता अधिकारी, कंसिलिएशन ऑफिसर। तीसरा, समझौता मंडल, कंसिलिएशन बोर्ड। चौथा, जांच न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी। यह होती क्या है। और एक होता है न्यायिक कार्रवाई के लिए। न्यायिक कार्रवाई होती क्या है। पहला, श्रम न्यायालय जिसे हम लेबर कोर्ट कहते हैं। दूसरा, औद्योगिक न्यायाधिकरण जिसे हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण जिसे हम नेशनल ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। चौथा, पंच निर्णय जिसको हम आर्बिट्रेशन भी कह सकते हैं। देखिए, समझौता पदाधिकारी, कंसिलिएशन ऑफिसर समुचित सरकार सजीवन राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा समझौता पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। इन पदाधिकारियों को औद्योगिक विवाद में मध्यस्थता करने और उनका निपटारा करने का भार सौंपा गया है। समुचित सरकार जैसा उचित समझे एक या अधिक समझौता पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। एक समझौता पदाधिकारी की नियुक्ति किसी एक उल्लेखित क्षेत्र के लिए, किसी उल्लेखित क्षेत्र में उल्लेखित उद्योगों के लिए अथवा एक से अधिक उल्लेखित उद्योगों के लिए की जा सकती है। यह नियुक्ति स्थायी तौर पर या किसी सीमित अवधि के लिए भी की जा सकती है। समझौता पदाधिकारी के क्षेत्र अधिकार, शक्तियों और अन्य संबंधित मामलों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है। इसमें कार्य समिति की संरचना क्या होती है। कंपोजिशन ऑफ वर्क कमेटी। कंपोजिशन ऑफ वर्क कमेटी होती क्या है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कार्य समिति एक प्राधिकारी है। जैसा कि अधिनियम की धारा 2(2) में कहा गया है कि कार्य समिति एक कर्तव्य इस प्रकार है कि का नियोजकों और कर्मकारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंध बनाने और कायम रखने के लिए उपाय करना का इस उद्देश्य के उनके समान हित या संपर्क वाले मामलों पर टीका करना व पारस्परिक हितों के मामले में के बारे में नियोजक और कर्मकारों के बीच किसी साधारण मतभेद मिटाने का प्रयत्न करना। कार्य समिति के गठन या मुख्य उद्देश्य नियोजक और कर्मकारों के बीच पारस्परिक सहभागिता की भावना उत्पन्न करना है। यह सद्भावना और समान हेतु के उपायों को सुनिश्चित करने के लिए एक निकाय है। यह धारा केवल ऐसे औद्योगिक स्थापनों पर लागू होती है जिनमें कि 100 या अधिक कर्मकार नियोजित हैं या जिसमें पिछले वर्ष में किसी काम रुके दिन कर्मकारों की संख्या कम से कम 100 तक पहुंच गई है। इस धारा में कर्मकारों का अर्थ वही है जो कि इस अधिनियम के धारा 2(ग) में दिया गया है। इसका तात्पर्य कि स्थापन में कम से कम 100 कर्मकारों का होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी श्रेणियों में कर्मचारियों को कर्मकार की संज्ञा में नहीं लाया जा सकता है। धारा 2(1) के अंतर्गत समुचित सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा इस बात की अपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत है कि नियोजक
कि नियोजक निर्धारित रीत से कार्य समिति गठित करे। इस समिति में नियोजकों और स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे और नियोजकों के प्रतिनिधियों की संख्या में कर्मचारी या कर्मकारों की प्रतिनिधियों की संख्या कम नहीं होगी। स्थापना में कार्यरत कर्मकारों के बीच से उनके प्रतिनिधि यथाविध विहित रीति से चुने जाएंगे। साथ ही यह चुनाव यदि भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत कोई रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ अस्तित्व में है तो उस संघ के परामर्श से किया जाएगा। कैंप एंड कंपनी लिमिटेड बनाम उनके कर्मकारणगण के वाद के में निर्णय दिया गया था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कार्य समिति के गठन की व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि कर्मकारों के कल्याण और हित की समुचित देखरेख की जा सके। उनका साधारणतया संबंध स्थापना की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली से होता है और कार्य समिति का दायित्व है कि कर्मचारियों की शिकायतों को निश्चय करें और ऐसा अवसर आने पर कोई न कोई समझौता ढूंढ निकालें। जूट कंपनी में एक सुधार योजना का प्रारंभ किया गया है। न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया कि कर्मकार कारखाना बंदी की अवधि के लिए मजदूरी प्राप्त करने के लिए हकदार है। नॉर्थब्रुक जूट कंपनी लिमिटेड बनाम उनके कर्मकारणगण AIR 1960 SC 879 के विवाद में यह निर्णय दिया गया है कि कार्य समिति जो कि अधिनियम के अंतर्गत समुचित रूप में गठित की थी ने समुचित विचार के उपरांत नियंत्रणकारी योजना का अनुमोदन किया था। यह भी तर्क दिया गया है कि चूँकि इस योजना का अनुमोदन कार्य समिति गठित करने वाले कर्मकारों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा चुका है, इसलिए यह मानना चाहिए कि कर्मकारों ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने विचार किया कि कार्य समिति संगठित करने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधिगण सभी प्रयोजनों के निमित्त कर्मकारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते वरना केवल कार्य समिति विषयक कार्यों को संपन्न करने के लिए ही उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्य समिति का उद्देश्य किसी श्रमिक संघ की सामूहिक सौदेबाजी करने के क्षेत्र में अधिभावित करना नहीं है। उन्हें सेवा में घटित यथार्थ या सारवान परिवर्तित पर विचार करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। उनका काम ऐसे मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना है जो कि नित्य प्रति कर्मकारों और उनके नियोजकों के बीच में उत्पन्न होते हैं। जिस कार्य समिति में कर्मकारों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो सका है उसके द्वारा की गई सिफारिशों का कोई महत्व नहीं है। कार्य समिति के निर्णयों को उस समय चुनौती दी जा सकती है जबकि उसका गठन समुचित रूप में न किया गया हो या उसमें कर्मकारों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। कार्य समिति की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि संस्थापना में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मकारों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, किंतु कार्य समिति के सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। नियोजकों के प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन द्वारा किया जाएगा और जहाँ तक के संभव हो सकेगा ये वही अधिकारी होंगे जो कि उस संस्थापना की प्रणाली से सीधे संबंधित हैं। देखिए, इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न बनते हैं जो कि इससे संबंधित होते हैं कि कर्मकारों और नियोजकों के बीच जो वाद विवाद जो छिड़ता है वह इस चीज़ से निर्धारित किया जा सकता है जो कि कई धाराओं और उपबंधों से वो है।